चलो अब हम फिर शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट कि डिटरमिनेंट के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब डिटरमिनेंट की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी क्वेश्चन करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी। चलो अब देखते हैं पहली प्रॉपर्टी। उसने क्या बोला, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम इज जीरो, ठीक है, देन डेल्टा इज जीरो। ठीक है, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो मतलब अगर किसी भी रो के या फिर किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो डेल्टा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मैं डिटरमिनेंट की जगह डेल्टा सिंबल यूज किया हुआ है, तो जहां भी डेल्टा मेरे समझ जाना वहां पे क्या वर्ड होगा, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। चलो एक बार देखते हैं इस चीज को। अगर मान लो मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूं यहाँ पे, क्या 1 0 0 0 1 2 3 4 5 6 8, क्या आएगा इसका डिटरमिनेंट। मैंने आपको समझाया था कि हम डिटरमिनेंट निकालने के लिए 3 cos 3 में किसी भी रो है किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसे R1 से एक्सपेंड करूं तो सबके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, शुरुआत में जीरो, और डिटरमिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी फिर जीरो। क्यों, क्योंकि जब सारी वैल्यूज जीरो हो जाएंगी तीनों, चाहे उसे उन्हें ऐड करूं चाहे उन्हें माइनस करूं, आंसर जीरो ही आएगा। इसको तो सही बोल रहा है वो। अगर कोई भी एलिमेंट मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम के सारे ही एलिमेंट जीरो हो जाएंगे तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने आप ही जीरो हो जाएगी। प्रॉपर्टी दूसरी, उसने क्या बोला, इफ टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल, मतलब क्या, अगर दो रो या दो कॉलम, ठीक है, एक जैसे हैं दिखने में तो डिटरमिनेंट की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो चलो देखते हैं एक बार इस चीज को देखते हैं। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 1 2 3, मैंने एक अपने एग्जांपल बनाया यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ मैंने सेम ही रहने दिया 1 2 3 और 4 5 6। अब मैं कोशिश करता हूँ डेल्टा निकालने की, तो मैं डेल्टा की कोशिश की तो मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूँ R1 के अलोंग, तो मैं लिख लिया यहाँ पे, बस समझा रहा हूँ आपको। तो एक आ गया, एक्सपेंड करना आपको आता ही है, मैं सिखा चुका पहले ही। तो एक्सपेंड करते हैं इसे, तो R1 के लोग, तो एक यहाँ पे आ गया। अब एक जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, तो क्या होगा, 6 दूनी 12 माइनस में 5 दिए 15। फिर यहाँ पे क्या आएगा 2 जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, इसकी इससे गुणा, यानी कि 1 गुणा में 6 और माइनस में 4 दिए 12, ये भी कितना हो गया 12। अब क्या लूंगा मैं यहाँ पे 3 जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 5 गुना में 5 और माइनस का 8। देखो यहाँ पे तीनों चीज कर चुका मैं। 12 में से 15 गए माइनस का 3 इंटू में 1 क्या होगा, माइनस का 3। 6 में से 12 गए माइनस का 6, माइनस और सिंबल हो रहा है ना प्लस माइनस प्लस, क्यों, R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं। ठीक है, अगर बीच वाली रो या बीच वाली कॉलम से एक्सपेंड नहीं हो रहा तो सिंपल चलेगा हमेशा प्लस माइनस और प्लस। तो यहाँ पे कितना आ गया, -3। यहाँ पे 6 में से 12 गए -6 और माइनस का 2, मल्टीप्लाई में तो हो जाएगा माइनस प्लस 6 दूनी 12। यहाँ पे 5 में से गया 8, कितना आया, -3 इंटू में प्लस का 3, तो क्या आएगा, -9 माइनस का 3 माइनस का 12 प्लस का 12 कट गया, 0 आ गया। इसका मतलब उसने सही बोला क्या, कि अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू, ठीक है, मतलब अगर कोई भी दो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी अगर दो रो या दो कॉलम एक जैसे हो। तो देखो हमने देख भी लिया बाय एग्जांपल एक लेके। ठीक है, क्यों होता है इसका खुलासा हम थोड़ी देर में करेंगे, थोड़ा सस्पेंस बनाए रखें, थोड़ी देर में करेंगे। तो चलो आगे देखते हैं हम तीसरे पार्ट में। इफ रोज आर इंटरचेंज विद कॉलम्स देन नो चेंज इन डिटरमिनेंट, मतलब क्या, अगर मैं हर एक रो को कॉलम में चेंज कर दूं, हर एक रो को कॉलम में चेंज कर दूं, हर एक कॉलम को रोज में चेंज कर दूं, तो डेल्टा की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। इसका मतलब अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं ना तो डेल्टा की वैल्यू वही रहेगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, ये तो आप खुद भी चेक कर सकते हो, चेक कर लेना। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी, इफ टू रो और कॉलम आर इंटरचेंज, लेकिन अगर कोई सी भी दो रो या फिर दो कॉलम आपस में इंटरचेंज कर दी तो डिटरमिनेंट की वैल्यू पे माइनस का फर्क पड़ जाता है, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू के सिंबल बदल जाते हैं। बहुत बढ़िया, अब आगे देखते हैं। तो हमने ये प्रॉपर्टी भी देख ली। अब पांचवी क्या है, इफ एनी रो इज मल्टीप्लाई बाई के, अगर हम किसी भी रो की के से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा डिटरमिनेंट भी के से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी रो को, सिर्फ एक सिंगल रो का या सिंगल कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डिटरमिनेंट भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, अगर हम तीनों ही रो या फिर तीनों ही कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डिटरमिनेंट के की पावर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो हम तीनों से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तीनों रो से या फिर तीनों ही कॉलमों से। अब आगे देखते हैं। ठीक है, अपनी सिक्स्थ प्रॉपर्टी ये वाली, क्या, कि हमारे पास एक हथियार होता है, वो क्या, रोज में भी और कॉलम में भी। मैं किसी भी रो में किसी भी दूसरी रो को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ या घटा सकता हूं।
वही सेम रूल कॉलम में भी होता है। मैं किसी भी कॉलम को किसी दूसरी कॉलम में, ठीक है, किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ या घटा सकता हूं। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, देखो आर आई में चेंज, इसका मतलब है चेंज, आर आई में चेंज, आई का मतलब क्या है, कोई भी रो हो सकता है जिसमें चेंज कर रहा हूं, उसमें जोड़ दिया किसी दूसरी रो को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, मतलब जोड़ा या घटाया जा सकता है किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। सेम ऐसी कॉलम में, किसी कॉलम में चेंज, लेकिन उसी कॉलम में जोड़ या घटा सकता हूं किसी दूसरी कॉलम को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। ये हमारी क्या थी, सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट। अब हम बात करते हैं सातवीं प्रॉपर्टी की, जहां हमने क्या किया, यहां पे क्या लिखा हुआ है, a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 c1 प्लस c2, नीचे हमारा क्या है p q r और x y z। इसे मैं क्या लिख सकता हूं, इसे हम लोग है ना, अगर मान लो इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम में तीनों ही एलिमेंट कुछ जोड़ के बनाए हुए हैं तो मैं उसे अलग अलग कर सकता हूं। मतलब क्या, एक बार a1 b1 c1 ले लिया और बाकी ये दोनों यूं कहीं ले लूंगा, फिर प्लस में, ठीक है, a2 b2 c2 ले लूंगा और बाकी दोनों यूं कहीं ले लूंगा और जोड़ दूंगा उन दोनों के डिटरमिनेंट को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है किसकी, डिटरमिनेंट की। तो हम लोगों ने भाई डिटरमिनेंट की 7 प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी को फिर से मैं एक बार याद दिलाना चाहता हूं, कौन सी थी हमारी वो, ये वाली जहां पे हम k से मल्टीप्लाई कर रहे थे, पांचवी प्रॉपर्टी क्या, और पांचवी नहीं, जहां पे हम क्या कर रहे थे, आइडेंटिकल देन डेल्टा इक्वल्स टू 0। दूसरी प्रॉपर्टी, इफ टू रोज आर आइडेंटिकल, जरूरत नहीं है कि दो रो आइडेंटिकल ही हो, मतलब क्या दिखने में बिल्कुल एक जैसे ही हो तो डेल्टा की वैल्यू 0 आएगी। अगर कोई दो रो आपस में प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या, कोई दूसरी रो किसी एक रो के, ठीक है, 1 गुना हो, 2 गुना हो, 3 गुना हो, 5 गुना हो, 50 गुना हो, 500 गुना हो, कितने भी गुना हो, तब भी डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। ठीक है, इस केस में डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ जरूरी नहीं सेम ही हो, बिल्कुल दिखने में जैसी ही हो, अगर प्रोपोर्शनल है, मतलब किसी से मल्टीप्लाई करके किसी एक रो को मल्टीप्लाई करके बनाया हुआ है किसी दूसरी रो के, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, उन दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है भी समझाता हूं मैं एक चीज। ठीक है, चलो मान लो ये आइडेंटिकल 0 हो गए। अगर यहाँ पे मैं एक बात करता हूँ, अगर मान लो पे 2 से गुणा कर दी मैंने, तो क्या हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा हमारा 6। क्या मैं आज 2 कॉमन लेता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, 2 कॉमन आके यहाँ पे आ जाएगा, तो क्या फिर से क्या बन जाएगा 1 2 और क्या बन गया हमारा 3, दोनों फिर से सेम ही ना बन गए, और जब डिटरमिनेंट 0 हो जाएगी और 0 में 2 हो जाएगा, कुछ भी हो 0 हो जाएगा। इसका मतलब इस केस में भी 0 आएगा डिटरमिनेंट। तो चलो अब हम आगे देखते हैं एक चीज और। ठीक है, तो ये हमने देखी डेल्टा वैल्यू फिर भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होने के साथ साथ प्रोपोर्शनल भी है तो। ये थे हमारे सारे की सारी प्रॉपर्टीज, वो भी किसकी, डिटरमिनेंट की। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को सारी प्रॉपर्टी डिटरमिनेंट समझ में आ गई होगी। आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चंस करने के लिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफी सिंपली हो जाता है और इजीली हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती जिनको प्रॉपर्टीज याद है। ठीक है, और अगर किसी को प्रॉपर्टीज के बारे में ये तो प्रॉपर्टी ये होती है, ठीक है, आप हर एक प्रॉपर्टी को बाय एग्जांपल प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास टाइम नहीं है या फिर ना ही इतना स्पेस है कि मैं सारे एग्जांपल्स को प्रूफ करूं, सारी प्रॉपर्टीज को। मैं ये वाली प्रूफ कर चुका और ये वाली दिखाई चुका मैं कि सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाएंगे तो सीधा 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब बाकी प्रूफ कर सकते हो सेम इसी तरीके से। ठीक है, चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां हम क्या सीखेंगे, ठीक है, इनवर्स कैसे निकाला जाता है। जहां हमने सीखा प्रॉपर्टीज क्या होती है और इनवर्स कैसे निकाला है। ठीक है, और एक बात और, मैंने एक चीज और समझाई थी यहाँ पे, क्या कि सिंगुलर मैट्रिक्स, एक मैंने मैट्रिक्स दी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। जब मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था सिंगुलर और नॉन से 2 तरह की मैट्रिक्स होती हैं। सिंगुलर कब होती है, जब क्या होता है, ए का डिटरमिनेंट क्या होता है हमारा 0 के बराबर, जब ए का डिटरमिनेंट क्या होगा 0 के बराबर। और नॉन सिंगुलर कब होती है, जब ए का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होता। तो ध्यान रखना, ठीक है, ये भी 2 तरह की मैट्रिक्स थी, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, जिन्होंने बताया था मैंने। अब पता लग गया होगा कि अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो क्या होती है हमारी सिंगुलर, और जिसका 0 बराबर ना है वो हमारी क्या होती है, नॉन सिंगुलर। ठीक है, तो इस केस में डिटरमिनेंट कैसा था हमारा, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर, सिंगुलर। क्यों, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर था। और नॉन सिंगुलर कब होता, जैसे इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर जब नहीं होता। तो उम्मीद आपको ये दोनों भी चीज भी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जहां हम क्या सीखेंगे, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ऋतिक और आज हम बात करने वाले हैं कॉलेज के उन बच्चों के लिए जिनके पास बिजनेस मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट है, या फिर वो बच्चे जो एनरोल हैं बीकॉम प्रोग्रामिंग कोर्स में या फिर बीकॉम ऑनर्स के कोर्स में। ठीक है, मैं बिजनेस मैथमेटिक्स की पूरी सीरीज की एक प्लेलिस्ट बना के यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूं, जहां मैं चैप्टर वाइज हर एक कंटेंट अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। ठीक है,
और खासकर अगर मान लो आप लोगों ने मेरे चैनल से ये सारी वीडियोस पढ़ी हैं तो इन सब वीडियोस के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैं इनके टेस्ट के लिंक भी अपलोड कर दूंगा। तो जिन बच्चों को टेस्ट देना है तो वो मेरे लिंक में जाके टेस्ट भी दे सकते हैं और उसके आंसर्स भी अपलोड कर सकते हैं, जिन्हें मैं खुद ही वेरीफाई करूंगा। तो चलो शुरू करते हैं अपना बिजनेस मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर का पहला यूनिट, जिसका नाम क्या है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। तो पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं क्या कि मैट्रिक्स क्या होती है। डिटरमिनेंट तो बाद में पढ़ेंगे, पहले सोचते हैं मैट्रिक्स क्या होती है। तो पहले मैट्रिक्स समझने की कोशिश करते हैं। तो चलो देखते हैं, जब हम ऐसे रेक्टेंगुलर एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल देते हैं, यानी कि 2 4 6 2 क्या है, कुछ एलिमेंट्स। तो जब भी हम ऐसे रेक्टेंगुलर एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स डाल देते हैं, जैसे कि 2 4 6 2 साइन थीटा कोस थीटा या फिर ए बी सी डी कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाती है, मैट्रिक्स का फॉर्म ले लेती है। क्या बन जाती है, हमारी मैट्रिक्स फॉर्म हो जाती है। जैसे कि हमारी क्या है, एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ऐसे ये भी क्या है, एक मैट्रिक्स है। देखो इसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट डाल दिए, इन एलिमेंट्स को हम मेंबर्स भी बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कुछ मेंबर्स। यहां भी हमने कुछ मैट्रिक्स में कुछ मेंबर बनाए, ये भी एक अलग टाइप की मैट्रिक्स बनाई और ये भी कुछ अलग टाइप की मैट्रिक्स बनाई, ठीक है। तो ये सारे क्या है, एक अलग अलग तरीके की मैट्रिक्स बनाई हम लोगों ने, ठीक है। तो इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें, वो क्या, अब मैट्रिक्स में अगली इंपॉर्टेंट बात कहती है। तो देखते हैं हम यहाँ पे, कभी भी जब मैट्रिक्स को डिनोट करना हो तो हम लोग यूज करते हैं कैपिटल अल्फाबेट, जैसे कि ए, या फिर इसको डिनोट करना तो क्या यूज कर लूंगा मैं, बी, इसको यूज करना हो तो सी। तो ये सारे क्या है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर मैट्रिक्स को डिनोट करना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट। लेकिन अगर किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एज अ मेंबर आपको कुछ एलिमेंट रखने हैं तो मैं क्या यूज करूंगा, स्मॉल अल्फाबेट, जैसे कि छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, छोटा डी। चलो बना के देखते हैं एक ऐसी मैट्रिक्स। तो मैं यहां बना देता हूं, मान लो कुछ मैट्रिक्स बना दी मैंने यहाँ पे जेड, उसका नाम मैंने जेड रखा, ए बी सी डी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब भी मैट्रिक्स को डिनोट करना हो तो कैपिटल अल्फाबेट, और अगर उसके अंदर अल्फाबेट आ रहे हो तो क्या होंगे, स्मॉल अल्फाबेट। जरूरी नहीं कि नंबर से अल्फाबेट भी हो, फंक्शंस भी हो सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिए हैं, कुछ 4 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ठीक है। ये सारे क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो हम फंक्शंस भी ले सकते हैं मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। अब समझते हैं मैट्रिक्स के बारे में और भी बहुत सारी बातें, ठीक है। मैट्रिक्स में दो तरह की वो होती हैं लाइनें, एक तो होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे कि ये पहली हॉरिजॉन्टल है, दूसरी हॉरिजॉन्टल, और एक क्या होती है हमारी वर्टिकल लाइन, ठीक है। एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन और एक हमारी क्या होती है, वर्टिकल लाइन। तो चलो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, उसे पता है क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं रो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारी क्या है, पहली रो, और ये क्या हमारी पहली, और ये क्या हमारी दूसरी रो। ऐसे हमारी क्या होती है, कुछ वर्टिकल लाइन, ये हमारी पहली वर्टिकल लाइन और ये हमारी दूसरी वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन क्या होती है हमारी, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कॉलम, यानी कि हमारा पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम। सेम ऐसे यहाँ पे जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, तो ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, इसे डिनोट ऐसे करते हैं R1 R2 R3। ऐसे ही हमारी क्या होती है, यहाँ पे क्या है, दो लाइनें क्या हो रही है, खड़ी हो रखी है, यानी कि ये वर्टिकल लाइन और ये दूसरी वर्टिकल लाइन, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा हमारा C1, इसका नाम क्या होगा C2। C1 यानी कि कॉलम 1, C2 यानी कि कॉलम 2। ऐसे ये हमारी R1, ये हमारी R2, ये C1, ये C2, ये C3, ठीक है। ऐसे हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 3 रो हैं और 3 कॉलम, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 रो और 2 कॉलम। ये अलग अलग टाइप की मैट्रिक्स बनाई मैंने, अलग अलग नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ। चलो अब हम समझते हैं, ठीक है, इनका ऑर्डर क्या होता है। तो हर एक मैट्रिक्स का अपना एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। ऑर्डर हमेशा बनाया जाता है कैसे, m इंटू n, मतलब जब हम m की n से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बात है भैया, मल्टीप्लाई तो जब करेंगे ना, जो हमें m और n का मतलब पता होगा तो वो तो आसान है। m का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज, कि कितने नंबर ऑफ रोज हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, m डिनोट्स नंबर ऑफ रोज और n डिनोट्स नंबर ऑफ कॉलम। n किसको दिखाता है, नंबर ऑफ कॉलम, यानी कितने कॉलम्स है उस मैट्रिक्स में। जैसे मान लो कोई आपसे पूछे कि इसका ऑर्डर क्या है, तो इसमें कितने रो हैं, इसमें 2 ही रो हैं, तो m की जगह कितना आ गया 2। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, तो इसमें कितने कॉलम है, 2 ही कॉलम है, तो क्या आ गया हमारा 2, यानी कि ऑर्डर क्या आ गया, 2 क्रॉस 2। सेम ऐसे मैं इसकी बात कर लूं, कितनी रो है इसके अंदर, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, 3 रो है और 2 कॉलम, यानी कि 3 क्रॉस 2। इसका क्या बन गया ऑर्डर, इसका, इसमें 2 ही रो है और 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3, इसका 3 क्रॉस 3 और इसका फिर से 2 क्रॉस 2। तो हमने एक चीज और सीख ली कि ऑर्डर कैसे बनाते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, ठीक है। तो चलो अब एक बात और समझते हैं, हर एक एलिमेंट को डिनोट करने के लिए एक स्पेशल तरीका होता है। आज मैं उसकी ही बात करना चाहता हूं। जैसे मान लो आपको ये डिनोट करना है, ये वाला एलिमेंट, इसको हम लिखते हैं A11। अब इस 11 का मतलब क्या है, 1 का मतलब होता है रो, मतलब पहले वाले का मतलब होता है रो, दूसरे वाले का मतलब क्या होता है कॉलम, यानी कि वो एलिमेंट जो पहले रो में है
और पहले कॉलम में है, तो कौन सा होगा एलिमेंट? वो ये रहा, पहली रो में ही है, पहले कॉलम में है। अब ऐसे ही A12, इस बात का मतलब क्या है? वो एलिमेंट जो पहले रो में है और दूसरे कॉलम में है, यानी कि पहला रो ये वाला और दूसरा कॉलम ये वाला, तो ये पता लग गया। ऐसे आप लोग क्या पता करना है? A21, यानी कि वो एलिमेंट जो दूसरी रो में है और पहले कॉलम में है, तो दूसरी रो और पहला कॉलम यानी कि हमारा 6। क्या मैं लिख सकता क्या यहाँ पे? A13, यानी कि वो एलिमेंट जो पहली रो में और तीसरे कॉलम में, तीसरा कॉलम तो है ही नहीं यहाँ पे, वो एलिमेंट यहां से हो सकता है, पहली रो और तीसरा कॉलम यानी कि 2, यहां भी सही हो सकता है। पर क्या वो इस केस में सही है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे A13 लाइज नहीं करता। तो चलो आप लोग समझ गए होंगे कि एलिमेंट को डिनोट कैसे करते हैं। अब मैंने मिटा रहा हूं, ठीक है। तो ये था हमारी कुछ स्पेशल बातें, ठीक है। तो मैंने क्या चीज देख ली यहाँ पे कि हर एक एलिमेंट को डिनोट क्या करते हैं, डिनोट कैसे करते हैं, मैट्रिक्स होती क्या है और ऑर्डर क्या होते हैं और ऑर्डर बनाए कैसे जाते हैं। तो चलो अब हम आते हैं अपने नए टॉपिक पे, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक पे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के टाइप्स, ठीक है। क्योंकि कई बार वो मैट्रिक्स के नाम यूज करता है और अगर आप लोगों को पता ही नहीं होगा मैट्रिक्स किस तरह की होती है तो आप समझोगे कैसे क्वेश्चन को। तो चलो अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कितने तरह की होती है। तो मैंने यहाँ पे कुछ कुल 13 तरह की मैट्रिक्स ली हैं, तो चलो उनके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। पहला हमारा क्या है? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है? ये मैंने स्पेस रखा है, मैं सिर्फ बताऊंगा आप लोगों को क्या होता है। रो मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें क्या हो, एक सिंगल रो हो। ऐसे बना के दिखाता हूं मैं, 1 2 3, क्या है? रो मैट्रिक्स। 1 2 क्या है? रो मैट्रिक्स। तो दोनों हमारी क्या है? रो मैट्रिक्स। क्यों? दोनों में क्या है? एक सिंगल रो, ठीक। ऐसे हमारा क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? जिसमें एक सिंगल कॉलम हो। ऐसे बना के दिखाता हूं, 1 2 3, इसी को उल्टा कर दूंगा, 1 2, देखो एक सिंगल कॉलम है। रोज कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। देखिए इस केस में रो कितनी भी हो, यहाँ पे 3 रो है, यहाँ पे 2 रो है। सेम ऐसे इस वाले केस में, ठीक है। रो मैट्रिक्स में रो सिंगल होनी चाहिए, कॉलम चाहे कितनी हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई मेरी बात समझ में? तो उम्मीद आप लोगों को समझ आएगा कि रो मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स किसे बोलते हैं। फिर अगला हमारा क्या आता है? स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी होती है? कि भैया स्क्वायर मैट्रिक्स तो बता दो। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होती है जहां पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होते हैं, जहां पे रोज क्या होते हैं? कॉलम के बराबर होते हैं। तो चलो देखते हैं, जैसे कि 1 2 3 2, देखो कितनी रो है यहाँ पे? पहली रो और ये दूसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, उतरी नंबर ऑफ रोज जितने रो है ना उतने कॉलम भी है। इसका मतलब क्या है? कौन सी बन गई हमारी? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जितनी रो है उतनी हमारी क्या होंगी? कॉलम्स भी होंगी। तो ये बन गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स, जहां पे नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो। यानी कि बोल सकता हूं मैं m बराबर है n के, क्योंकि m किसको दिखाता है? नंबर ऑफ रोज, n नंबर ऑफ कॉलम। चलो आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? तो चलो अभी से समझने की कोशिश करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, इसे मैं यहां लिखता हूं। डायगोनल मैट्रिक्स एक स्पेशल तरह की मैट्रिक्स होती है, क्या? जिसके डायगोनल एलिमेंट तो कुछ भी हो सकते हैं, ऐसे ये मान लो 1 2 3, लेकिन बाकी सब क्या होंगे? बाकी सारे एलिमेंट हो जाते हैं हमारे 0 0 0 0। ऐसे एक और लिखता हूं 1 2, और बाकी दोनों क्या हो जाएंगे? 0 0। इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जहां पे डायगोनल एलिमेंट तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन बाकी एलिमेंट क्या हो जाएंगे? हमारे 0। बहुत बढ़िया, उम्मीद आप लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी। अब बात है मैट्रिक्स में क्या सिर्फ ये डायगोनल होता है? बिल्कुल, मैट्रिक्स में ये डायगोनल में काउंट नहीं होता, सिर्फ ये ही होता है। अब बात है कैसे बनाए डायगोनल, तो बता देता हूं। मैट्रिक्स में डायगोनल का मतलब क्या था? क्या होता है कि aij, जहां पे i बराबर हो j के, मतलब ये एलिमेंट हमारे कुछ भी हो सकते हैं, और जहां पे i j के बराबर ना हो, ठीक है, वहां पे aij क्या हो जाएगा? हमारा 0। चलो देखते हैं, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? a11, इसे a22 और इसे a33। तीनों ही केस में कुछ ना कुछ आंसर आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाकी सारे केस में क्या है? i j के बराबर नहीं होगा। जैसे कि यहां पे इसे हम क्या बोलेंगे? a12 i j के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि i किसको दिखाता है? रो को, और j दिखाता है कॉलम को। तो उम्मीद आप लोगों को समझ आएगा डायगोनल मैट्रिक्स किसे बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है? स्केलर मैट्रिक्स। अब बात है भैया स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स जो है ना वो एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स ही होती है, ठीक है। लेकिन फर्क है दोनों में, एक वो क्या कि यहां पे डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल। जैसे कि 1 कुछ उड़ा देता हूं, √2 √2 0 0 0, ठीक है। 1 डालने का एक रीजन है, अभी पता लग जाएगा आप लोगों को।
क्या हो गया हमारा ये √2 इसका मतलब स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, एक तरह की डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन जहां पे डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल, उसे हम क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। तो चलो अब जाते हैं हम अपनी अगली टाइप पे, जिसका नाम क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी के लिए तो मैं वन नहीं डाल रहा था, ठीक है। तो चलो देखते हैं वन क्या होगा हमारे यहाँ पे, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, जहां पे हमारे क्या हो, डायगोनल के एलिमेंट क्या हो, 1 और 1, ठीक है, और बाकी एलिमेंट क्या हो, 0 और 0, ठीक है। कोई देखते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 नहीं डाला था, क्यों, क्योंकि अगर मैं 1 डालता तो क्या बन जाती है हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसा ही 3 क्रॉस 3 में भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, वो हमारी क्या बनेगी, 1 1 1, और बाकी सब क्या हो जाएंगे हमारे 0। तो ये भी क्या है, एक तरह की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और ध्यान रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स का हम लोग क्या बोलते हैं, 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैट्रिक्स का 1 कहा जाता है, क्यों, जैसे मैथ्स में होता है नंबरों में 1, ऐसे ही जो ये मैट्रिक्स है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, इसे मैट्रिक्स का 1 कहते हैं। जैसे मैथ्स में 1 का रोल क्या होता है कि 1 की किसी मल्टीप्लाई कर लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 5 गुना में 1 5 ही आ जाएगा, 6 गुना में 1 6 ही आ जाएगा, 100 गुना में 1 100 ही आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों को भी अगर मैं किसी और मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं ना, तो हमेशा वही वाली मैट्रिक्स आ जाएगी घूम के। आई बात समझ में, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स का 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका एक नाम और होता है, इसे क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। तो चलो आगे देखते हैं। अब अगला हमारा क्या है, 7वां, नल वॉइड और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स और वॉइड मैट्रिक्स बनाने की जरूरत नहीं है। नल मैट्रिक्स क्या होगी, जिसके हर एक एलिमेंट ही क्या हो, 0 हो। बहुत बढ़िया, ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, वॉइड मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। अगला हमारा क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सिंगुलर मैट्रिक्स समझने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बस आप लोग फिलहाल लेकिन अभी रट लो क्या, कि सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है, ठीक है, जिसका डिटरमिनेंट ये होता है, डिटरमिनेंट का सिंबल 0 के बराबर होता है। फिलहाल आपको बस ये रटना है, समझाऊंगा मैं इसे जब आप लोगों को पढ़ाऊंगा डिटरमिनेंट क्या होता है, ठीक है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 के बराबर, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आई बात समझ में, तो उम्मीद आप लोगों को सिंगुलर और नॉन सिंगुलर भी कंफर्म हो गया होगा। सिंगुलर जिसका डिटरमिनेंट 0, नॉन सिंगुलर जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होता। तो चलो आगे देखते हैं। अब 2 तरह की और अभी 4 तरह की और मैट्रिक्स है। एक होती है हमारी सिमेट्रिक और एक हमारी क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होती है, जब एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए उसे हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैंने क्या बता देता हूं, ठीक है, वैसे मैं ऑपरेशंस में बताऊंगा ही, फिर बता देता हूं। ट्रांसपोज क्या होता है, कुछ नहीं करना होता, रोज को कॉलम्स में चेंज करना होता है। जैसे मान लो ये हमारी कोई ए मैट्रिक्स है, कौन सी वाली, चलो हम बना ही लेते हैं, हमने कोई ए मैट्रिक्स बनाई 1 2 3 2, आपको निकालना है ए का ट्रांसपोज। तो पहला रो पहला कॉलम बना दो, यानी कि 1 2 क्या बन जाएगा, यहाँ पे 1 2, और दूसरा रो यानी कि 3 2 को क्या बना दोगे, दूसरा कॉलम यानी कि 3 2, ये बदल गया हमारा। या फिर पहले कॉलम को पहला रो बना दो और दूसरे कॉलम को दूसरा रो बना दो, आप कुछ भी कर सकते हो, यानी कि करना रोज को कॉलम्स में चेंज ही है, ठीक है। तो हमारा क्या आता है, ट्रांसपोज आता है। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस उसी के बराबर आ जाए उसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। और स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर आए तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उम्मीद आप लोगों को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक भी कंफर्म हो गया होगा। अब हमारी 2 तरह की मैट्रिक्स और रह गई, एक तो होती है हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक हमारी क्या होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो हम समझने की कोशिश करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। तो अपर ट्रायंगुलर में क्या है, जहां पे आई ग्रेटर देन होगा जे के, ठीक है, जहां पे क्या होगा, आई ग्रेटर देन होगा जे के, वो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 0 के बराबर हो जाएंगे, उसमें क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जहां पे आई लेस देन होगा जे के, तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आई और जे लेस देन कैसे होता है, एलिमेंट के हिसाब से, जैसे कि a11 a12 a13 उसके हिसाब से। वैसे ये 2 मैट्रिक्स कहीं पूछ नहीं आता, फ्री मैंने बता दिया आप लोगों को, बस ये केसेस बनते हैं हमारे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सारे टाइप के मैट्रिक्स खत्म, कि मैट्रिक्स किस तरह के होते हैं और कितने तरह के होते हैं। हमने सारी इसकी सारी मैट्रिक्स ढेर कर दी है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब हम चलेंगे मैट्रिक्स के एक नए टॉपिक पे, जहां से क्वेश्चन एग्जैक्टली आ भी सकते हैं और आते भी हैं। इसका नाम क्या है, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो चलो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है यहां तक का वो स्क्रीनशॉट ले सकता है, मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से।
चलो फिर अब हम बात करते हैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, और हम यहाँ सीखेंगे मैट्रिक्स में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। ऑपरेशंस हमने बचपन से ही सीखे हैं, मैथ्स में कौन कौन से होते थे, प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई, यही चार तो नहीं पर तीन, क्यों, क्योंकि डिवाइड नहीं करना पड़ेगा मैट्रिक्स में। हम बस तीन चीज सीखनी है, मैट्रिक्स में प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। चलो शुरू करते हैं, फिर प्लस कैसे करते हैं। तो मैट्रिक्स में हमें दो मैट्रिक्स जोड़ने की कंडीशन होती है, वो क्या, अगर हमें कोई भी दो मैट्रिक्स जोड़नी है तो क्या उसके ऑर्डर सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम नहीं है तो हम उन्हें नहीं जोड़ सकते, तब उनका ऐड में क्या आंसर आएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अगर मान लो मुझे दोनों मैट्रिक्स जोड़नी है तो इसका ऑर्डर कितना है हमारे पास, 2 क्रॉस 2, और इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2। इसका मतलब दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है और इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसे ऐड कर सकता हूं। और पता ही ऐड करेंगे कैसे, तो इसका पहले बड़ा एलिमेंट यानी कि इसका a11 इसके a11 से जुड़ेगा, इसका a12 इसके a12 से, इसका a21 इसके a21 से, इसका a22 इसके a22 से ऐड किया जाएगा। तो देखते हैं, 2 जमा 6 कितना हो गया, 8। ठीक है, दोनों सबको आता ही होगा। 4 और 4 कितने हो गए, 8। यहाँ पे 6 और 3 9, और 2 और 2 कितने हो गए हमारे पास, 4। तो ये कर दिया हमने यहाँ पे ऐड। सेम ऐसे यहाँ पे ये भी ऐड कर देंगे। बड़े बात तो ये कि बात है भैया ऑर्डर सेम क्यों चाहिए ऐड करने के लिए, उसके लिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे 2 एलिमेंट एक्स्ट्रा होते हैं, यहाँ पे 2 चीज और होती है यहाँ पे, उसमें क्या होता है, इसमें 2 रो 3 कॉलम बन जाते, तो मैं ये तो किसके साथ जोड़ता, वहां पे तो है ही नहीं है, तो दोनों मैं तो जोड़ नहीं सकता। तो इसलिए मैट्रिक्स में क्या कंडीशन आई कि ऑर्डर सेम होगा तो ऐड कर पाएंगे, वरना ऐड नहीं होंगे। चलो आगे देखते हैं हम यहाँ पे, अब इसे ऐड करते हैं। तो देखो ऑर्डर सेम है, तो बिल्कुल ऑर्डर सेम है। इस वाले में कितने हैं, इस वाले में 3 रो है, देखो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और 2 ही कॉलम है। सेम इसमें भी क्या है, 3 रो है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और 2 ही क्या है हमारे पास, कॉलम्स। अब मैं ऐड कर दूंगा इन्हें, तो 6 और 4 कितने हो गए, 10, 4 और 2 6, 4 और 2 0 कितने हो गए, 4, 3 और -5। अब देखो 3 में जुड़ रहा है माइनस का 5, तो 3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 3 में से घट गया 5, कितना आ गया, माइनस का 2। सेम ऐसे यहाँ पे 7 प्लस माइनस माइनस, 7 में घट गया 6, कितना आ गया, 1। ऐसे ही 2 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 4। तो ये हमारे किसका आंसर आ गया, एडिशन का आंसर। तो चलो अब आगे देखते हैं, हमें ये ऐड करना है मान लो, तो क्या आंसर आएगा। तो चलो देखते हैं। तो 7 और 8 कितने हो गए हमारे पास, 15। 7 और 6 13, ऐसे ही 4 और 4 कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8। सेम ऐसे यहाँ पे 2 और 3 कितने हो गए, 5। 5 और 5 कितने हो गए, 10, और 3 और 2 कितने हो गए हमारे पास, 5। अब बाकी भी ऐड कर देंगे। 3 और 6 कितने हो गए हमारे पास, 9। 6 और 2 8, और 2 और 4 कितने हो गए, 6। तो हमने यहाँ भी ऐड कर दिया। और हमारा लास्ट क्वेश्चन, हम इसे भी ऐड कर देंगे, हमें ऐड करना है ये। तो पहली बात तो भाई क्या ऑर्डर सेम है दोनों का, तो बिल्कुल दोनों की दोनों मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 3 क्रॉस 3 की, तो हम इजीली ऐड कर देंगे। तो ऐड करना शुरू करते हैं। तो 8 और 6 कितने हो गए हमारे पास, 14। जोड़ना सबको आ गया होगा, इसका a11 इसके a11 से, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जोड़ने हैं। ठीक है, तो 6 और 8 कितने हो गए, 14। -4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 0। क्यों, -4 प्लस 4 प्लस माइनस माइनस 4 कट जाएगा, तो 0 आ गया। ठीक है, 3 और 3 कितने हो गए, 6। 4 और 6, ओहो, प्लस माइनस माइनस, 4 में 6 कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, 2। 5 और 4 कितने हो गए, 9। -2 और -2, प्लस माइनस माइनस, तो -2 क्या हो जाएंगे, माइनस का 4, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, पर साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो कितना आ गया, माइनस का 4। यहाँ पे 7 और 5 कितने हो गए, 12। ठीक है, 8 और 4 ये भी 12, और 3 और 2 ये भी 5। तो हमारा हमें एडिशन करना आ गया। ठीक है, सेम टू सेम सब्ट्रैक्शन का भी वही कंसेप्ट है, ऑर्डर सेम होना चाहिए तो माइनस किया जा सकता है। और आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन है, सब में क्या है, ऑर्डर सेम है। अगर ऑर्डर सेम ना हो तो हम किसी भी मैट्रिक्स को जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं यहाँ पे कैसे माइनस करेंगे। तो 6 में से 3 घटे कितना आएगा, 3। 4 में 4 गए, 0। 5 में से 1 गया, 4 आ गया, और 2 में से 2 गए, 0 आ गया, खत्म हो गया, खत्म। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, सेम ऐसे यहाँ पे घटाऊंगा मैं, तो क्या आएगा हमारा, 7 में से घट गया 1, कितना आ गया, 6। 6 में से घट गया 2, कितना आएगा, 4। 5 में से घट गया 3, कितना आएगा, 2। कितना इजी है ना जोड़ना घटाना। सेम ऐसे यहाँ पे 4 में से घट गया 2, कितना आएगा, 2। ठीक है, और 3 में से घट गया 3, तो कितना आएगा, 0 0। और 2 में से घट गया 1, कितना आया, 1। 1 में से घट गया 3, तो 1 में से 3 घट रहा है, छुट्टी में से बड़ी चीज घट गई, तो क्या आएगा, 1 में से घट गया 3, कितना आएगा, माइनस का 2। और 2 में से घट गया 0, क्या आएगा, 2। और 5 में से घट गया 6, हमारा कितना आ गया, माइनस का 1।
तो यहाँ भी क्वेश्चन क्या हो चुका हमारा ढेर। सेम ऐसे भी हमें यहाँ भी माइनस करना है, तो कर लेंगे हम आराम से माइनस। 4 में 4 गए 0, 3 में से घट गया 3, कितना आ गया 0, 2 में से घट गया 2 तो 0, 4 में से घट गया 4 तो भी 0, और 5 में से घट गया 5 तो भी 0, और 6 में से घट गया 6 तो भी क्या आएगा 0। इसका मतलब ये क्या बन गया हमारी की पूरी नल मैट्रिक्स। तो दोनों सेम थे तो सारे क्या हो जाएंगे हमारे 0, मतलब नल मैट्रिक्स बन गई इस केस में। अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसे माइनस कर देंगे हम और सवाल क्या हो जाएगा ढेर। तो चलो माइनस कर देते हैं इसे भी। तो 7 में से घट गया 5, कितना आएगा 2, 6 में से घट गया 4 तो भी कितना आएगा 2, ठीक है, और 4 में से घट गया 3 तो कितना आया 1। ऐसे ही 3 में से घट गया 6, तो 3 में 6 घट रहा है तो क्या आएगा माइनस का 3, क्योंकि छोटी में से बड़ी चीज घट रही है। 2 में से घट गया 4 तो भी क्या आएगा माइनस का 2, क्यों छोटी में से बड़ी चीज घट रही है। और 8 में से घट गया 2 तो क्या आया हमारे पास 6। अब आगे 7 में से 5 गया तो कितना आएगा 2, तो यहां मैंने क्या लिख दिया 2। 4 में से घट गया 3 तो कितना आएगा 1, तो 1 लिख दिया। और 1 में से घट गया 5, तो फिर से भाई छोटी में से बड़ी चीज घट रही है, तो 1 में से घट गया 5 तो क्या आएगा माइनस का 4। यहां से खत्म हो गया हमारे 2 ऑपरेशन, एडिक्शन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हम आगे बात करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसको स्क्रीनशॉट लेने क्वेश्चन का ले सकता है। तो चलो अब हम देखते हैं कि हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन जो है ना मैट्रिक्स की, वो हमेशा 2 तरीके से होती है। एक तो पहली बात 2 तरह की है, एक तो पहली बात मल्टीप्लाई किसी मैट्रिक्स की किसी कांस्टेंट से, और एक मल्टीप्लाई मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से। तो पहले हम समझते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी मैट्रिक्स की किसी स्केलर से, यानी किसी कांस्टेंट से। तो जैसे मान लो आपको कोई ए मैट्रिक्स दे दी, तो ये रही हमारी ए मैट्रिक्स, ये रही हमारी बी मैट्रिक्स। उसमें पहले पार्ट में क्या बोला फाइंड 2a, आपको क्या निकालना है 2a। अब 2a का मतलब क्या है कि ए जो मैट्रिक्स है ना, अब हमें 2a निकालना है। अब 2a का मतलब क्या है कि हमें किसी मैट्रिक्स की 2 से मल्टीप्लाई करनी है। तो बस जब भी किसी मैट्रिक्स की किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगी तो हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई होता है। तो बस आपको 2a निकालना है, तो मैं 2a निकाल रहा हूं। तो इस पूरे मैट्रिक्स की हर एक एलिमेंट की 2 से गुणा करनी पड़ेगी बस हमें। तो 2 गुणा में 6 कितना हो गया 12, 2 गुणा में 4 8, 2 गुणा में 3 6, और 2 गुणा में 2 4 हो गया, निकल गया 2a। कितना इजी था ना कि अगर किसी मैट्रिक्स की वो किसी कांस्टेंट से गुणा करने के लिए बोल रहा है तो हर एक एलिमेंट उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता है बस। अब हमें क्या निकालना है माइनस का 5b, तो हर एक एलिमेंट -5 से मल्टीप्लाई होगा। तो -5 गुणा में 7 माइनस का 35, -5 गुणा में 6 माइनस का 30, -5 गुणा में 4 माइनस का 20, और -5 गुणा में 3 तो कितना आएगा माइनस का 15। तो देखो ये भी आ गया हमारा कितना माइनस का 5b। तो दोनों ही कितने इजी थे। ये था हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर, कि हम एक कांस्टेंट से किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो चलो हमें आगे क्या सीखना है, ये थोड़ा सा समझने वाला और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो क्या कि हम किसी भी मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो उसकी भी एक कंडीशन होती है, पहले उस कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो पहले आपको दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, तो पहले मैं ऑर्डर लिख रहा हूं। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो गया हमारा, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, 2 रो है और 2 कॉलम। इसका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2। तो मैंने दोनों क्या कर दिए ऑर्डर लिख दिए, ठीक है। तो 2 मैट्रिक्स के बीच मल्टीप्लाई जब होती है जब पहले वाली में जितनी कॉलम्स हो ना अगले वाली में उतनी ही रो होनी चाहिए। दिखाता हूं पहले वाली में कितनी कॉलम्स हैं। पहले वाली में हमारे पास यहाँ पे 1 और 2 कॉलम है, अगले वाले में 2 ही रो है। इसका मतलब ये दिखाता है कॉलम को ये इस रो से कट जाना चाहिए, दोनों सेम होने चाहिए। ये कटेंगे तभी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होना पॉसिबल है, वरना मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये क्या थी मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने की कंडीशन यानी कि शर्त, ठीक है। तो उम्मीद आप लोगों को समझ आई क्या कंडीशन है कि पहले वाली में जितनी कॉलम हो अगली मैट्रिक्स में उतनी ही रोज मौजूद होनी चाहिए अगर हमें मल्टीप्लाई करनी है मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से। और मल्टीप्लाई करते कैसे हैं उसके लिए आपको एक सिंबल याद रखना है यू, मतलब पहला रो उठाना है पहली मैट्रिक्स, उसको दोनों कॉलमों से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करते हैं मैं सिखा रहा हूं। पहला रो पहला कॉलम, तो इसके पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले एलिमेंट से गुणा, 2 गुणा 5 कितना हो गया 10, बीच में प्लस, और दूसरे वाले एलिमेंट की दूसरे वाले एलिमेंट से गुणा यानी कि 4 गुणा में 4, ठीक है। ऐसे ही पहला रो दूसरा कॉलम, तो पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 2 गुणा में 6, बीच में प्लस, और दूसरे वाले एलिमेंट की 4 की दूसरे वाले एलिमेंट यानी कि 2 से गुणा, ठीक है। ऐसे अब पहले रो के दोनों कॉलमों से कर दी, अब दूसरा रो फिर पहला कॉलम, तो 3 गुणा में 5 यानी कि पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 3 गुणा 5 सीधा 15, बीच में प्लस, फिर दूसरे वाले एलिमेंट की दूसरे वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई यानी कि 2 गुणा में 4 कितना हो गया 8, फिर दूसरा रो और दूसरा ही कॉलम, और फिर पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई यानी कि 3 गुणा में 6 कितना हो गया 18, बीच में प्लस, और दूसरे वाले एलिमेंट की 2 गुणा में 2 यानी कि 4,
ठीक है, अब हम इसे कर देंगे हम यहाँ पे सोल्व। तो देखो 4 और 4 16, 16 और 10 कितने हो गए हमारे यहाँ पे, 16 और 10 हो गए हमारे पास 26। यहाँ पे 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, 12 और 8 कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे 20। यहाँ पे 15 और 8 कितने हो गए 23, 18 और 4 हो गए हमारे पास 22। तो ये आ गया हमारा a इंटू बी। अब a इंटू बी तो मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो चलो अब हम क्या करते हैं, एक बात और समझ लेते हैं। यहाँ पे a इंटू बी तो हमारा आ गया। अब हमें एक चीज और सीखनी है, वो क्या कि जैसे मैथ्स में होता है ना कि नंबर्स में, मैथ्स में तो नहीं, नंबर्स में क्या होता है 2 गुणा में 3 और 3 गुणा में 2 एक ही बात होती है, यानी कि 6 ही आंसर आएगा। ऐसे 4 गुणा में 3 और 3 गुणा में 4, दोनों का आंसर एक ही आएगा। पर मैट्रिक्स में जनरली a इंटू बी बराबर नहीं आता b इंटू ए के, ठीक है। a इंटू बी बराबर नहीं आता b इंटू ए के। हो सकता है a इंटू बी डिफाइन भी हो, क्या पता b इंटू ए डिफाइन ना हो, मतलब b इंटू हम सोल्व भी ना कर पाए, क्या पता कंडीशन को फुलफिल ना करे वो, ठीक है। और ध्यान रखना a इंटू बी और b इंटू ए डिफाइन जब ही होंगे जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बिल्कुल सेम होगा। मतलब इन दोनों केसेस में ही, इन जो मैं केसेस लिखे हैं, तो इन दोनों केसेस में मैं a की b से गुणा भी कर सकता हूं और b की a से गुणा भी कर सकता हूं, पर जरूरी नहीं है कि दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा, बराबर होंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई देखते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो देखो अब यहाँ पे, ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर रहा हूं फिर से वही पर तो चेक करना है कि मल्टीप्लाई हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो इसका ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3, क्योंकि 3 ही रो है और 3 ही कॉलम है। इसका ऑर्डर भी इतना है 3 क्रॉस 3, इस 3 से हमारा 3 कट गया। क्या आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स बनेगी हमारे कितने की बनेगी 3 क्रॉस 3 की, यानी कि जो मैट्रिक्स बनेगी उसका जो ऑर्डर होगा वो 3 क्रॉस 3 होगा। क्योंकि बता देता हूं, जब ये कट जाते हैं ना तो जो बच गए, यानी कि जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो पहले वाले के रो के उसमें उतनी रो होती है जितनी पहली वाली में रो है, और उसमें उतना ही कॉलम होता है जितनी दूसरी वाली में कॉलम है, ठीक है। इसका मतलब जो बच गए उस ऑर्डर की हमारी क्या बनती है, मैट्रिक्स बनती है। तो अगली मैट्रिक्स हमारी जो बनने वाली है 3 क्रॉस 3 की है। कैसे बनेगी चलो देखते हैं। मल्टीप्लाई कैसे होगी, फिर से पहला रो पहला कॉलम, तो पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 3 में कितने हो गए 12, बीच में प्लस दूसरे वाले की दूसरे वाले से 7 42 और बीच में प्लस तीसरे वाले से 1 गुना है 5 5। अब हमने कर दी पहले वाली रो की पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई। अब पहला रो दूसरा कॉलम, तो 3 गुना में 6 कितना हो गया 18, यानी कि पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले एलिमेंट से, 6 गुना में 3 फिर कितना हो गया 18, दूसरे वाले एलिमेंट की दूसरे वाले से, और फिर तीसरे वाले की तीसरे वाले से, 1 गुना में 4 4। ये हो गया हमारा पहला रो दूसरा कॉलम, फिर पहला रो तीसरा कॉलम, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, बीच में प्लस 6 गुना 4 कितना हो गया हमारा 24, ठीक है, दूसरे वाले की दूसरे वाले से, और 1 गुना में 2 कितना हो गया हमारा 2, यानी कि तीसरे वाले की तीसरे वाले से। अब सेम हम ऐसे ही करेंगे सारे में, फिर वही अब दूसरा रो उठाएंगे उसकी तीनों कॉलमों से करेंगे। तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम 4 गुना में 4, यानी कि पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 4 गुना 4 होते हैं हमारे 16, फिर दूसरे वाले एलिमेंट की दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, यानी कि 4 गुना में 7 कितना हो जाएगा हमारा 28, ठीक है, 4 7 28, और फिर तीसरे वाले एलिमेंट की तीसरे वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना आ गया 10। बहुत बढ़िया। फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, ठीक है, 4 गुना में 6 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 24, बीच में प्लस, फिर दूसरे एलिमेंट की दूसरे से 4 3 12, फिर तीसरे एलिमेंट की तीसरे से, यानी कि 2 गुना में कितना हो गया हमारे पास 8। फिर हम करेंगे लास्ट काम, यानी कि दूसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक है, दोनों दूसरे रो की हमने 2 कॉलम से करी थी, अब लास्ट वाले कॉलम से करते हैं। तो पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले एलिमेंट से, तो 4 2 से कितना हो जाएगा 8, फिर दूसरे वाले एलिमेंट की दूसरे वाले से, यानी कि 4 4 जा 16, और तीसरे वाले एलिमेंट की, यानी कि 2 गुना में 2 4, तीसरे वाले एलिमेंट से। तो ये हो गया हमारा इस वाले रो के हमने तीनों कॉलमों से कर दिया है। अब उठाएंगे भाई लास्ट रो, उसकी भी तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहला रो पहला कॉलम 5 चौक 20, ठीक है, यानी कि पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले से कर दी, फिर 2 गुना में 7, यानी कि दूसरे वाले एलिमेंट के दूसरे वाले से, 2 गुना से 14, ठीक है, और फिर तीसरे वाले की तीसरे वाले से, यानी 3 गुना में 5 हो गया 15। तो ये हो गई हमारी तीसरे रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई। अब तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 5 से कितना हो गया 30, बीचे प्लस 3 दूनी 6, बीचे प्लस और 4 3 12। तो ये कर दी हमने दूसरे रो की और तीसरे रो की दूसरे कॉलम से। अब तीसरा रो तीसरा कॉलम 5 दूनी 10, यानी कि पहले एलिमेंट की पहले वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, 2 चौक 8 दूसरे एलिमेंट की दूसरे से, और फिर 3 दूनी 6 तीसरे एलिमेंट की तीसरे एलिमेंट से। उम्मीद आप लोगों को मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा, तो सिर्फ जोड़ना है हमें इसे, ठीक है। तो देखते हैं जोड़ते कैसे हैं। तो 12 प्लस 42, तो 12 और 2 42 और 2 44 और 10 कितने हो गए 54, 54 और 5 कितने हो जाएंगे 54 और 5 59। यहाँ पे 18 36 4 कितने हो गए 40, 24 और 30 30 और 2 32,
यहाँ पे 28 और 6 कितने हो गए 34 और 10 44 और 10 54 54। अब यहां से जोड़ूंगा तो 24 और 12 36 36 और कितने हो गए 44। यहाँ पे 16 और 4 20 और 8 28। अब यहाँ पे जोड़ूंगा तो 20 और 14 34 34 और 5 कितने हो गए हमारे पास 39 और 10 49 36 और 12 48 और वहां पे 10 और 18 18 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे पास 24। तो उम्मीद है आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और मल्टीप्लाई होती कैसे है। ठीक है, तो सिंबल याद रखना ये वाला, तो ये आप लोग याद रखिए पहला रो पहला कॉलम, पहला रो फिर दूसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, मतलब बारी बारी सारे रोज उठाने हैं, उनके हर एक कॉलमों से मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करनी कैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, तो चलो अब हम एक चीज और सीखते हैं जिसे हम बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं। ठीक है, तो यहां देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक बात बताई थी ना कि a इंटू बी जनरली b इंटू ए के बराबर नहीं होता है किसमें मैट्रिक्स में। ठीक है, पर आपको पहले तो पता तो होना चाहिए कि भाई दो मैट्रिक्स बराबर कब होते हैं, तभी तो पता लगाओगे कि बराबर है या नहीं है। तो ऐसे मान लो मैं पे लिख दूं 2 4 6 2, ये हमेशा किसके बराबर आएगा 2 4 6 2 के। मतलब दो मैट्रिक्स बराबर जब होती है, पहली बात तो क्या जब उनका ऑर्डर क्या हो सेम हो, ऑर्डर सेम हो, और दूसरी बात कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, मतलब a11 a11 के बराबर हो, a12 a12 के, a21 a21 के, a22 a22 के। इससे क्वेश्चन में आ जाता है कई बार, जैसे मान लो आपसे ये पूछे कि x y w z बराबर है 5 6 5 4 2 के, और आप बता दो x y w z की वैल्यू क्या है। तो देखो अगर दोनों बराबर हैं तो पहली बात ऑर्डर सेम है तो ये बराबर होंगे, और दूसरी बात कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होंगे। इसका मतलब पक्का x की जगह 6 होगा, यानी कि x बराबर होगा 6 के, y बराबर होगा 5 के, w बराबर होगा 4 के और z बराबर होगा 2 के। इस तरीके से दो मैट्रिक्स इक्वल प्रूफ हो सकते हैं। तो उम्मीद आप लोगों को समझ आ गया होगा इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होते हैं, और मल्टीप्लिकेशन एक तो स्केलर से कैसे होती है और एक मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से। ठीक है, कोई डाउट रह गया हो थोड़ा सा भी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं उसे रीड करके हो सकता है कोई स्पेसिफिक वीडियो बना दूं या फिर आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करूं, और कोई भी सजेशन हो मेरे लिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिसको स्क्रीनशॉट लेना मैं हट रहा हूं बोर्ड के सामने से, वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। चलो अब हम फिर समझते हैं डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। तो जैसे कि मैं मैट्रिक्स के ऊपर पहले ही सब कुछ बता चुका हूं कि मैट्रिक्स में आगे चीजें आने वाली हैं, लेकिन अब हमें बात करनी है डिटर्मिनेंट की। तो डिटरमिनेंट क्या होता है, जब भी हम किसी मैट्रिक्स को एक यूनिक वैल्यू दे देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं डिटरमिनेंट। मैंने क्या बोला, जब भी हम किसी स्केयर मैट्रिक्स को एक यूनिक वैल्यू दे देते हैं उसे हम क्या बोलते हैं डिटरमिनेंट। ध्यान रखना स्केयर मैट्रिक्स वो कौन सी होती है जिसमें रोज और कॉलम क्या होते हैं इक्वल होते हैं, सिर्फ डिटरमिनेंट उसी का निकाला जा सकता है और किसी मैट्रिक्स का नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ मैंने 3 मैट्रिक्स लिखी, इन सबका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे चलो वो देखते हैं। वैसे ये हमारी क्या है 2 क्रॉस 2 एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, आपको क्या डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट हमेशा ऐसे लिखा आता है, जैसे मान लो इस मैट्रिक्स का नाम आपके पास क्या है ए मैट्रिक्स, तो ए का डिटरमिनेंट हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इस सिंबल का मतलब भी क्या होता है डिटरमिनेंट। ठीक है, या फिर डेट ए, इसका मतलब भी क्या होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, या फिर डेल्टा। तीनों से हम किसे डिनोट करते हैं डिटरमिनेंट को। तो चलो हम डिटरमिनेंट निकाल के देखते हैं कैसे निकलेगा। तो काफी आसान होता है, इसकी इससे मल्टीप्लाई माइनस में इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो 4 गुणा में कितना हो गया। ठीक है, और माइनस में इसकी इससे मल्टीप्लाई यानी कि 3 गुणा में 2, तो 4 गुणा में कितना हो गया 4, और 3 गुणा में 2 कितना हो गया 6, 4 में 6 कितना आ गया माइनस का 2। क्यों, क्योंकि 4 में से 6 घट रहा है, छोटी में से बड़ी चीज घट रही है तो क्या आता है नेगेटिव वैल्यू आती है, तो क्या आ गया माइनस का 2। तो ये क्या था हमारा ए का डिटरमिनेंट। तो एक और बात यहां समझाना ये है क्या कि कई लोग इसे मोड का सिंबल समझ लेते हैं, तो ये मोड का सिंबल नहीं है। क्यों, कई लोग लगता है कि अगर मान लो ये डिटरमिनेंट जो है मोड की तरह भी काम करेगा, तो ये सिर्फ डिटरमिनेंट का सिंबल होता है। ठीक है, क्योंकि अगर ये मोड होता तो ये पॉजिटिव आंसर आता है, यहाँ पे नेगेटिव नहीं आता। ठीक है, तो ये मोड की तरह काम नहीं करता, ये सिर्फ सिंबल होता है किसका डिटरमिनेंट का। अब कई सोचते हैं कंफ्यूज नहीं होंगे मोड में और इसमें, जी नहीं। क्यों, क्योंकि सिंबल हमें इस तरीके से किसमें यूज करना है, सिर्फ एक ही चैप्टर में, वो क्या है हमारा डिटरमिनेंट बस। तो चलो अब आगे देखते हैं। हमें एक बार इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो इसका भी निकाल लेते हैं एक बार। तो फिर से भाई इसकी इससे गुणा, इसका मैंने मान लिया b, तो b का डिटरमिनेंट, तो इसकी इससे गुणा यानी कि 6 गुणा में 2, और माइनस में इसकी इससे गुणा यानी कि 2 गुणा में 4, 6 दूनी कितना हो गया 12, और 2 4 8, 12 में से 8 कितना आ गया 4, तो ये हमारा 4 क्या आ गया डिटरमिनेंट। तो उम्मीद है आप लोगों को डिटरमिनेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना कई बार वो ये भी कर देता है,
वो ऐसे सिंबल ना देके, मतलब मैट्रिक्स के सिंबल ना देके वो ये दे देता है और क्या बोल देगा, इवैल्यूएट। इस बात का मतलब भी क्या है कि जहां पे सिंबल लग गया इसका मतलब इस मैट्रिक्स से आपको डिटरमिनेंट निकालना है। अगर लिखा आ रहा है इवैल्यूएट तो बहुत बढ़िया, क्योंकि ये मैट्रिक्स के सिंबल नहीं होते, किसके सिंबल होते हैं, डिटरमिनेंट के। ठीक है, तो चलो अब आगे देखते हैं। तो ये था हमारा 2 क्रॉस 2 में डिटरमिनेंट हम कैसे निकालेंगे, लेकिन अब हमें क्या सीखना है, 3 क्रॉस 3 में डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे। डिटरमिनेंट फिर से भी बात बता चुका, क्या एक यूनिक वैल्यू जो हम किसको देते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स को। यहां भी देखो एक सिंगल वैल्यू आ रही थी, सेम ऐसे अब हमें क्या निकालना है, इसका डिटरमिनेंट, मतलब एक ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिस पूरी मैट्रिक्स को डिनोट करती हो। तो चलो अब निकालना शुरू करते हैं। इससे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे सी मैट्रिक्स और सी का डिटरमिनेंट। तो आपको बता देता हूं 3 क्रॉस 3 में किसी भी क्वेश्चन का डिटरमिनेंट निकालने के 6 तरीके होते हैं। मतलब क्या, मैं किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करके डिटरमिनेंट निकाल सकता हूं। तो कितनी रो है यहाँ पे, 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 6 तरीके से डिटरमिनेंट निकाल सकता हूं। तो चलो मैं आपको सिखाता हूं कि R1 से डिटरमिनेंट कैसे निकाल लेंगे। तो मैं करूंगा यहाँ पे लिख दूंगा एक्सपेंडिंग अलोंग R1, कि मैं R1 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूं। तो मैंने इसके अलोंग एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, सी का डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं, तो यहाँ पे 1। ठीक है, अब ध्यान से देखना, 1 जिस रो में है रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, इसकी से गुणा, यानी कि 5 गुणा में 9 कितना हो गया, 45, और माइनस में इसकी इससे गुणा, यानी कि 8 6 48। तो ये आ गया हमारा 45 माइनस का 48। सेम ऐसे फिर 2 जिस रो में रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, इसकी इससे गुणा, 4 गुणा में 9, यानी कितना हो गया 36, और माइनस में इसकी इससे गुणा, 7 6 42। ठीक है, और फिर 3 को मैं यहां लिख लेता हूं 3। अब 3 जिस रो में है रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, इसकी इससे गुणा, 8 चौक 32, और माइनस में 7 पंजे 35। ठीक है, अब बात रही भैया आपने जगह क्यों छोड़ी है, गैप छोड़ने का रीजन होता है। तो यहाँ पे आते हैं सिंबल्स। अब सिंबल क्या है, सिंबल तो यहाँ होगा हमारा प्लस, यहाँ माइनस, और यहाँ पे क्या होगा, प्लस। ठीक है, तो ये सिंबल क्या हमें याद रखने पड़ेंगे, बिल्कुल। ठीक है, ये सिंबल प्लस माइनस प्लस चलते हैं, पर ध्यान रखना, ठीक है, अगर आप कभी बीच की रो यानी कि या तो R2 से या फिर बीच की कॉलम यानी कि C2 से एक्सपेंड कर रहे हो, तो आप लोग के सिंबल पलट जाते हैं। तो सिंबल क्या होते हैं, माइनस प्लस माइनस, वरना सिंबल यूं चलते हैं प्लस माइनस प्लस। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिंबल मैंने कैसे लिए हैं ये वाले। अब सोल्व करते हैं, डिटरमिनेंट कितना आएगा। तो 45 माइनस का 48, माइनस का 3 और इंटू में प्लस का 1, तो क्या आएगा, माइनस का 3। यहाँ पे 36 में से घट गया 42, तो 36 में से 42 घट रहा है, क्या आएगा, माइनस का 6, और इंटू में माइनस का 2, क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12। और यहाँ पे 32 में से घट गया 35, कितना आएगा, माइनस का 3, -3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो क्या आएगा, माइनस का 9। तो -9 और -3, माइनस का 12 से प्लस 12 कट गया, कितना आ गया, 0। तो ये आ गया हमारा सी का डिटरमिनेंट, यानी कि 0। ठीक है, तो आप इसे किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो ऐसे ही, बट सिंबल ध्यान रखना। ठीक है, सिंबल यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस प्लस। अगर आप सोल्व कर रहे हो बीच की रो या फिर बीच की कॉलम से, तो सिंबल उल्टे हो जाते हैं। सिंबल क्या होगा, माइनस प्लस माइनस। सिर्फ ये कंडीशन बीच की रो और बीच की कॉलम के लिए, वरना आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करो, ठीक है, होगा सिंबल यही रहेंगे हमारे सेम। ठीक है, तो डिटरमिनेंट भी सेम आएगा, चाहे आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर लो। मैं इसी तरीके से और दिखा रहा हूं, मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूं C1 के अलोंग, इसके अलोंग। तो एक बार एक्सपेंड करते हैं। तो 1 जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम हट के इसकी इससे गुणा, 9 गुणा 5 45, माइनस में 8 6 48। अब क्या लूंगा मैं, गैप छोड़ देंगे 4 जिस रो में रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 9 3 18, माइनस में 8 3 24, ये आ गया यहाँ पे। और फिर गैप छोड़ दो, यहाँ पे कितना आ गया, 7 जिस रो में रो छोड़ दो, जिस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, 6 दूनी 12। यहाँ पे सिंपल वही रूल होगा ना डिटरमिनेंट वाला, 6 दूनी 12, माइनस से 5 दिए 15। और सिंबल क्या चलेंगे, फिर से भाई मैंने किसके अलोंग एक्सपेंड किया है, C1 के अलोंग। तो सिंबल क्या रहेंगे हमारे, प्लस माइनस प्लस। सोल्व कर दो भी से, 45 में से घट गया 48, कितना आएगा, माइनस का 3, -3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो कितना आ गया, माइनस का 3। माइनस में 18 में से घट गया 24, क्या आएगा, माइनस का 6, -6 और इंटू माइनस का 4, माइनस माइनस प्लस 6 चौक 24। 12 में से 15 गए, माइनस का 3 और इंटू में 7 हो गया, माइनस का 21। तो देखो -21 -3 -24 से +24 कट गया, फिर से क्या आया, 0। मतलब सेम वही डिटरमिनेंट आ रहा है जो हमारा ऊपर वाले केस में आया था, यहां भी 0 और यहां भी 0। चाहे आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर लो, डिटरमिनेंट पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वो सेम ही आएगा। आई मेरी बात समझ में। अब बात है भैया फिर किससे एक्सपेंड करना चाहिए, हमारे पास 6 तरीके एक्सपेंड करने के। तो मेरी एक निजी सलाह, अगर आपके डिटरमिनेंट्स में यानी कि आपकी जो मैट्रिक्स है जिसका आपको डिटरमिनेंट निकालना है, उसमें जीरोस मौजूद हो,
तो आप उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंड करें जिसमें मैक्सिमम 0 हो, ठीक है, क्योंकि इजी रहता है। सोच के देखो, अगर मान लो यहाँ पे 2 जीरोस होते तो यहाँ पे क्या आता, यहाँ भी 0 आता, यहाँ भी 0 आता, तो क्या मुझे अंदर की एरो का फर्क पड़ता? नहीं, अंदर कुछ भी आए वो 0 ही हो जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई होके। सिर्फ मुझे ये सोल्व करना पड़ता, तो सोल्व करना इजी पड़ जाता है अगर हम जिस रो से एक्सपेंड कर रहे हैं उसे मैक्सिमम 0 है तो, या फिर जिस कॉलम से एक्सपेंड कर रहे हैं उसे मैक्सिमम 0 है तो, ठीक है। तो इसका मतलब हमें एक्सपेंड किससे करना चाहिए? जिस रो या जिस कॉलम में मैक्सिमम जीरोस हो, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया वो डिटरमिनेंट होता क्या है, डिटरमिनेंट निकाला कैसे जाता है 2 क्रॉस 2 और 3 क्रॉस 3 का, ठीक है। डिटरमिनेंट ध्यान रखना हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का आता है, यानी कि 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4 ऐसा, पर 4 क्रॉस 4 हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो चलो इससे जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। फिर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स की। चलो फिर हम देखते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का 3 क्रॉस 3 का सवाल, जो कि हमारे सिलेबस में मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2 क्रॉस 2 क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं कि उसका हम इनवर्स कैसे निकालें, किस तरीके से, डिटरमिनेंट वाले तरीके से। लेकिन अब हम देखते हैं कि 3 क्रॉस 3 का सवाल कैसे निकालेंगे, वो भी किस मेथड से, डिटरमिनेंट के मेथड से। तो चलो शुरू करते हैं। स्टेप्स वही सेम रहेंगे, क्या कि पहले में क्या निकालना पड़ेगा, माइनर। और आप लोग जानते हो माइनर क्या होता है, हर एक एलिमेंट का होता है। तो माइनर निकालना शुरू करते हैं। मतलब हमें क्या निकालना है, एक तो M11, M12, M13, फिर निकालना है M21, M22 और M23, फिर M31, M32 और M33। ये क्या हो जाएंगे हमारे हर एक एलिमेंट के माइनर। और माइनर निकालते वक्त किसी भी तरह की मिस्टेक आपके ऊपर खतरा बन सकती है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे ही। चलो देखते हैं माइनर कैसे निकालते हैं। तो आप लोगों को जानते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हर एक एलिमेंट का माइनर लिखा हुआ है। इससे का मतलब क्या है कि इसका माइनर मतलब उस एलिमेंट का माइनर जो पहले रो और पहले कॉलम में है। M12 का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट मतलब उसका माइनर जो पहले रो और दूसरे कॉलम में है। और 13 का मतलब उस एलिमेंट का माइनर जो पहले रो और तीसरे कॉलम में है। तो हमें हर एक एलिमेंट का अलग अलग माइनर निकालना है। तो चलो माइनर निकालना शुरू करते हैं। तो मैं निकाला इस 1 का माइनर, यानी कि M1 का माइनर। तो कैसे निकालेंगे, तो 1 जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, इसकी इससे गुणा, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई, बीच में माइनस का सिंबल, और इसकी इससे गुणा, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई किससे, -3 से। ये किसका आ गया हमारा, ये आ गया हमारा M11। अब हमें क्या निकालना है, M12, यानी किसका माइनर। तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, इसकी इससे गुणा, 2 गुना में 1 कितना हो गया हमारा, 2 गुना में 1 ही लिखी दो पहले तो इसे, और इसकी इससे गुणा, यानी कि माइनस में 1 गुना में -3। तो चलो ये हमारा क्या आ गया M12। और हमें क्या निकालना है, M13। अब ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, इसकी इससे गुणा, तो 2 गुना में 1 क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुना में 1 लिख दो, और माइनस में इसकी इससे गुणा, यानी कि 1 गुना में 1। अब हमें क्या निकालना है, M21। अब M21 मतलब क्या है, वो एलिमेंट जो दूसरी रो और पहले कॉलम में हो, यानी कि ये वाला, इसका माइनर। तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में छोड़ दो, तो ये हट गया और ये हट गया, तो एक दोनों रह गए, तो इसकी इससे गुणा, यानी कि -1 गुना में 1, और माइनस में इसकी इससे गुणा, यानी कि 1 गुना में 1। अब हमें क्या निकालना है, M22 का माइनर, यानी कि वो एलिमेंट जो हमारा दूसरे रो में है और दूसरे ही कॉलम में है, ठीक है। तो इसका माइनर करने के लिए मैं इसकी रो, इसका कॉलम छोड़ दूंगा, तो 1 गुना में 1 और माइनस में 1 गुना में 1। अब M23, अब M23 का मतलब क्या है कि वो एलिमेंट जो दूसरे रो और तीसरे कॉलम में है, ये वाला एलिमेंट। अब ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, इसकी इससे गुणा, यानी कि 1 गुना में 1, ठीक है। हम इसका निकाल रहे हैं तो हमने छोड़ दिया 1 गुना में 1, और माइनस में 1 गुना में माइनस का 1, ये क्या गया हमारा M23। अब मैं क्या निकालूंगा, M31 का माइनर, यानी कि इसका माइनर। तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, इसकी इससे गुणा, यानी कि -1 गुना है माइनस का 3, और माइनस में इसकी इससे गुणा, यानी कि 1 गुना में 1। अब मैं क्या निकालूंगा, M32 का माइनर। अब M32 यानी कि ये इसका माइनर निकालना है। तो ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, इसकी इससे गुणा, कितना हो गया, -3 गुना में माइनस का 1, ठीक है। तो हमने ये कॉलम छोड़ दी, इसकी से गुणा कर दी, और माइनस में, ठीक है, तो हमने इसका रो इसका कॉलम छोड़ दिया था, इसकी से गुणा कर दी, ठीक है। M32 में क्या होगा भाई, हमारा M32 ये वाला है, तो ये रो एक कॉलम छोड़ दी, इसकी से गुणा, यानी कि 1 गुना में -3 आएगा, और 2 गुना में 1। और अब बात किसकी है, M33 की। अब M33 हमारा क्या होगा, ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, इसकी से गुणा, यानी कि 1 गुना में 1, और माइनस में, ठीक है, M33 इसके कॉलम छोड़ दिए हमने, यहाँ पे 1 गुना में 1, और इसमें से घट गया 2 गुना में माइनस का 1। तो ये आ गया हमारे हर एक एलिमेंट के माइनर, ठीक है। तो एक बार हम फटाफट रीचेक करते हैं अपने माइनर को, जरूरी है माइनर को रीचेक करना एक बार, ठीक है। तो रीचेक करते हैं, M11 निकालना हमने,
तो ये जिस रो में रो छोड़ दी कॉलम छोड़ दिया, एक की गुणा एक से और माइनस में इसकी गुणा एक से, ठीक है। M12 फटाफट चेक करते हैं, तो इसकी रो कॉलम छोड़ दी 2 गुणा में 1 2, इसमें से घट गया इसकी गुणा करके, ठीक है। M13 इसकी रो कॉलम छोड़ दी 2 गुणा में 1 2 और एक उसमें से घट गया 1 गुणा में 1। अब M21 यानी कि ये इसकी रो कॉलम छोड़ दी -1 गुणा में 1, ठीक है, इसकी रो कॉलम छोड़ दी हमने और 1 गुणा में 1, ये भी ठीक है हमारा। M22 तो ये जिस रो में है और जिस कॉलम में छोड़ दिया 1 गुणा में 1 और उसमें से घट गया हमारा 1 गुणा में 1, ये भी ठीक है। M23 यानी कि ये वाला एलिमेंट, अब इसकी रो भी और कॉलम भी छोड़ दिया हमने, तो 1 गुणा में 1 में से घट गया 1 गुणा में -1, तो 1 गुणा में 1 में से घट गया 1 गुणा में -1, ये भी हो गया। M31 चेक करते हैं, तो M31 हमारा ये वाला है। अब ये जिस रो में रो छोड़, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, तो -1 गुणा में -3, ये भी कर दिया, और माइनस में 1 गुणा में 1, ये भी कर दिया। M32 ये जिस रो में रो छोड़ दो, इस कॉलम में कॉलम छोड़ दो, -3 गुणा में 2, -3 गुणा में 1, तो ये भी लिख दिया, और 2 गुणा में 1 माइनस में वो भी लिख दिया। M33 यानी कि ये वाला एलिमेंट इसका माइनर, तो इसकी रो कॉलम छोड़ दी 1 गुणा में 1 और माइनस में, ठीक है, 2 गुणा में -1, तो ऑलमोस्ट हमारा माइनर का ये स्टेप तो ठीक था। हम ये सोल्व करके लिख देते हैं, तो 1 गुणा में 1 1 और 1 में से घट गया हमारा -+3, तो 1 में जुड़ गया 3, तो कितना आ गया हमारा 4। यहाँ पे 2 गुणा में 1 2 और ये हो गया हमारा +3, तो 2 और 3 कितने हो गए हमारे 6, ठीक है। 2 गुणा में 1 2, उसमें से घट गया 1, तो क्या आ गया 1। 1 गुणा में -1, तो क्या होगा माइनस का 1 और यहाँ से क्या है हमारा सिर्फ 1, -1 क्या हो गया -2। यहाँ से 1 में से घट गया 1, तो कितना होगा 0। यहाँ पे 1 गुणा में 1 1 और 1 गुणा में -1, ठीक है। तो ये कितना हमारा M23, यहाँ पे माइनस था नहीं, शायद चेक भी कर लेते हैं एक बार। M23 यानी कि हमारा इस वाले का माइनर ये रो कॉलम छोड़ी नहीं था, ठीक है। तो 1 गुणा में 1 हमारा कितना हो गया 1 और 1 में से घट गया हमारा 1 में जुड़ गया +1, तो कितना आएगा 2। अब M31 इसका निकालना है आप लोगों को, तो M31 में क्या हो जाएगा, फिर से भाई इसका माइनर, तो अब इसकी रो अच्छा कॉलम छोड़ दिया, यानी कि 3 में से घट गया हमारा 1, तो 3 में से घट गया कितना आ गया हमारा 2, और यहाँ पे M32 तो -3 गुणा में कितना हो गया -3 और -2 कितना हो गया -5, और M33 1 गुणा में 1 और 1 में से घट गया हमारा कितना, 1 में जुड़ गया +2 यानी कि 3 आ चुका है। तो इस तरीके से माइनर आ गया। आप लोगों को जो भी टाइम स्पेंड करना है वो सिर्फ माइनर निकालने में करना है, बाकी में कोई टाइम स्पेंड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर माइनर गलत आ गया तो आगे का आपका इनवर्स कभी सही आ ही नहीं सकता, आपको पता लग जाए क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा। तो चलो अब हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर में हमारा A11 A12 हर एक एलिमेंट का अपना एक कोफैक्टर होता है, जैसे कि माइनर होता है तो A13 A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33। अब कोफैक्टर निकालने का तरीका सीखते हैं पहले हम। तो कोफैक्टर निकालने में सिर्फ ये मैटर करता है क्या कि माइनर का देखो, अगर माइनर का, क्योंकि दोनों सेम ही होंगे, तो इसका देखो तो इसका देखो, इन दोनों को सम कर लो। अगर इन दोनों का सम क्या है हमारा इवन, तो यू का यू माइनर हमारा क्या मतलब कोफैक्टर बन जाता है। लेकिन अगर सम क्या आ गया ओड, जैसे इसमें आ रहा है तो सिंबल चेंज कर देते हैं माइनर का, तब तो हमारा क्या बनता है कोफैक्टर। तो देखो इवन तो यू का यू माइनर हमारा कोफैक्टर, ओड तो सिंबल चेंज 6 का -6, 3 और 1 4 इवन यानी कि सिंबल हमारा ये यू का यू माइनर कोफैक्टर बन जाएगा। 2 और 1 3 सिंबल चेंज यानी कि 2 आएगा। 2 2 4 यू का यू माइनर बन जाएगा, और यू भी इसमें क्या फर्क पड़ेगा 0 है। 2 और 3 5, 5 का हमारा 2 है तो क्या हो जाएगा -2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 3 और 1 4 यानी कि इवन, तो ये यू का यू माइनर कोफैक्टर बन जाएगा। 3 और 2 5 और सिंबल चेंज कर देंगे 5 आ गया। 3 और 3 6 तो 3 यू का यू हमारा क्या बन जाएगा कोफैक्टर। तो उम्मीद है आप लोगों को कोफैक्टर कैसे निकालना है ये समझ में आ गया होगा। कोफैक्टर तो काफी इजी था, तो आपको पता लगा माइनर मैंने क्यों इतना ध्यान से गौर से निकाला, क्यों? क्योंकि गलती के चांसेस माइनर में ज्यादा हैं, बाकी इस स्टेप में गलती के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। अब हम चेक करते हैं एडजॉइंट, यानी कि ADJ ऑफ A, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट क्या होता है, जब हम कोफैक्टर को हूबहू एक मैट्रिक्स में अरेंज कर देंगे, यानी कि 4 6 1, ठीक है। तो याद रखना A11 एलिमेंट यहीं पे आता है, 1 2 यहीं पे आता है और 1 3 यहीं पे आता है, फिर 2 फिर 0 फिर -2 और फिर 2 5 और 3, तो यानी कि 2 5 3, और इस मैट्रिक्स को हम कर देंगे ट्रांसपोज, तो हमारा क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ A। इसे हम क्या बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A। अब हमने एक एडजॉइंट भी निकाल देंगे, तो कैसे, अब निकाल देते हैं। तो ये हमारा क्या आया, अब देखो ट्रांसपोज करना है हमें सिर्फ इस मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज करना मैंने आपको पहले सिखा दिया था, वो कैसे कि आप ट्रांसपोज कैसे करोगे, किसी भी रोज और कॉलम्स में चेंज कर दो। मतलब क्या, पहली रो का पहला कॉलम बना दो, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दो, और तीसरी रो का तीसरा कॉलम बना दो। तो पहली रो से हमारा क्या बनेगा, पहला कॉलम यानी कि 4 -6 और 1, दूसरी रो से दूसरा कॉलम यानी कि 2 0 -2, और तीसरी रो यानी कि 2 5 और 3 से तीसरा कॉलम यानी कि 2 5 और 3।
ये आ चुका हमारा फाइनली एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ए का इनवर्स निकालना, तो हमें इनवर्स ही था। इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जब हम एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर देते हैं ए के डिटरमिनेंट से, तो हमारा क्या आता है, ए का इनवर्स। और हमें क्या निकालना है, ए का डिटरमिनेंट और निकालना है। तो चलो ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान तरीका बताया था मैंने आप लोगों को, एक वो इससे एडवांस तरीका है। वो क्या, अगर आप किसी रो के एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई उसी के कोफैक्टर से करवा के जोड़ दो, तो हमारा क्या आता है, ए का डिटरमिनेंट आ जाता है। तो देखो, इसकी मल्टीप्लाई इसे कोफैक्टर से कर दो, यानी कि 1 गुणा में 4, बीच में प्लस, इस एलिमेंट की मल्टीप्लाई इसे कोफैक्टर से कर दो, यानी कि -1 मल्टीप्लाई में माइनस का 6। ठीक है, और 1 की मल्टीप्लाई इसके कोफैक्टर यानी कि 1 से कर दो, और बीच में प्लस का सिंबल ही चलेगा। इसमें डिटरमिनेंट का सिंबल नहीं देखना होता, और जिसको सिंपल तरीके से निकालना समझ में आया है, जिसमें मैंने सिखाया था क्या कि आप किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो, वो उससे भी डिटरमिनेंट निकाल सकता है, पर मैं ऐसे निकालूंगा। ठीक है, 4 गुणा में 1 4, क्योंकि हमने ऑलरेडी कोफैक्टर निकाल रखे हैं। -1 गुणा माइनस से क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का 6, और 1 गुणा में 1 क्या हो जाएगा हमारा 1। 6 और 4 10, और 1 क्या हो गया 11। ठीक है, और ध्यान रखना, बाई चांस किसी केस में अगर आप लोगों का ए का डिटरमिनेंट 0 आ गया, तो उस केस में हम क्या बोल देंगे, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्योंकि मैट्रिक्स दो तरह की होती है, बता देता हूं पहले ही। एक होता है हमारा सिंगुलर, और एक हमारा क्या होता है, नॉन सिंगुलर। सिंगुलर कब होता है, जब ए का डिटरमिनेंट क्या होता है हमारा 0 के बराबर, और नॉन सिंगुलर जब ए का डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, इस केस में इनवर्स निकालना पॉसिबल है। इसका मतलब हमेशा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स आता है, सिंगुलर का नहीं आता। तो चलो अब हम देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए कर देंगे हम किससे, अपने एडजॉइंट उससे, ए के डिटरमिनेंट से। तो चलो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा यही था, तो बस हमारा क्या आ जाएगा, बाहर 1/11 डिवाइड करना था हमें, और यूं का मैट्रिक्स लिख दो, 4 2 2 -6 0 और 5। ठीक है, 1 -2 और 3, और इससे हमारा क्या आ चुका, ए का इनवर्स। और आप लोगों को एक बात और बता दूं मैं इसी टॉपिक में, क्या कि मैं ऑलरेडी सारा चैप्टर पढ़ा चुका हूं, इनवर्स निकालना भी सिखा चुका हूं। ठीक है, हो सकता है मैं एक वीडियो बनाऊं जहां मैं कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊं। और आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, क्या कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक टेस्ट भी मिल जाएगा। अगर आप लोगों को कॉलेज से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो वहां जाकर उन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कर सकता है। और यहां तक कि मैंने वहां पे अपलोड करने का भी ऑप्शन दे रखा है, आप वहां पे आंसर अपलोड भी कर सकते हो। ठीक है, जिसे मैं खुद ही चेक करूंगा और आप लोगों को बता दूंगा कि अभी कहां गलतियां हैं और आप कहां नंबर कट सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी को क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक से उस टेस्ट को दे सकता है। ठीक है, और बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, ताकि उनका भी एग्जाम्स काफी तरीके से निकल जाए। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को सबका सब सारा टॉपिक जो हमने 1 घंटे में करा है पिछले, वो समझ में आ गया होगा। मैं हट रहा हूं, किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकता है यहां से।